हे एवरीवन, क्या हाल चाल है। आई होप सब बढ़िया चल रहा होगा और मेंस की प्रिपरेशन भी जोरों से चल रही होगी। हम सभी को पता है एथिक्स के पेपर में केस स्टडी 120 मार्क्स की आती है। उनको कैसे सोल्व करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीवाई क्यों कितने इंपॉर्टेंट है ये हम सभी को पता है। क्यों? क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं डायरेक्शन देते हैं भाई यूपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस लेक्चर में आज फिर हम एक केस स्टडी सोल्व करने वाले हैं जो है क्वेश्चन नंबर 7 2018। Rakesh is a responsible district level officer who enjoys the trust of his higher official. Knowing his honesty, the government entrusted him with the responsibility of identifying the beneficiary under a health care scheme meant for the senior citizen. यहाँ तक स्टोरी क्या है कि भाई राकेश एक डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर है जो काफी ऑनेस्ट है, इसीलिए हायर ऑफिशियल ने उसको एक ड्यूटी दी है कि भाई आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने हैं एक हेल्थ केयर स्कीम के लिए जो है सीनियर सिटीजन के लिए। ओके, अब इसमें कौन कौन सी कंडीशन है हम वो देखते हैं। नंबर 1, the beneficiary should be 60 years of age or above. Second, he or she should be belonging to a reserve category. Third, the family income of less than 1 lakh rupee per annum. अब ये तीन कंडीशन है, इसी के बेसिस पे राकेश को क्या करना है, बेनिफिशियरीज को सिलेक्ट करना है। Now, one day, an old couple visited Rakesh office with their application. They have been the resident of the village in his district since their birth. The old man is diagnosed with a rare condition that causes obstruction in the large intestine. As a consequence, he has severe abdominal pain frequently that prevent him from doing any physical labor. यहाँ तक क्या स्टोरी है भाई। एक दिन राकेश के ऑफिस में एक ओल्ड कपल आता है, ठीक है, जो उसी डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले सिंस बर्थ। अब उस जो एक ओल्ड मैन है उसमें उसको एक रेयर कंडीशन है जो कहीं ना कहीं रिलेटेड है उसके लार्ज इंटेस्टाइन से, जिसकी वजह से वो कोई भी काम नहीं कर पा रहा, एक बहुत ज्यादा दूसरा उसको पेन हो रहा है। नेक्स्ट, the couple has no children to support them. The expert surgeon whom they contacted is willing to do the surgery without charging any fee. However, the couple will have to bear the cost of incidental charges such as medicine, hospitalization, etc. to the tune of rupee 1 lakh. अब आगे क्या कंडीशन है भाई, उनको एक सर्जन मिलता है इस कपल को, ओल्ड मैन को, जो सर्जरी करने के लिए तैयार है, बट साथ ही साथ जो मेडिसिन का खर्चा होगा, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा होगा, वो उसको बियर करना पड़ेगा, जो कि अराउंड कहीं ना कहीं 1 लाख रुपए है। अच्छा, और साथ ही साथ इन कपल का कोई बच्चा भी नहीं है जो इनको सपोर्ट कर सके। अब चलते आगे। The couple fulfill all the criteria except criteria B, which is belonging to a reserve category. Means ये कहीं ना कहीं जनरल कैटेगरी से होंगे। However, any financial aid would certainly make a significant difference in their quality of life. ये हुई हमारी केस स्टडी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ शुड राकेश रिस्पोंड टू द सिचुएशन, 250 वर्ड्स। बस एक ही लाइन का क्वेश्चन है कि भाई राकेश अब इस सिचुएशन को कैसे टैकल करे, कैसे सोल्व करे। तो चलिए अब इस केस स्टडी को सोल्व करते हैं। स्ट्रक्चर वाइज सबसे पहले आप कैसे लिखोगे, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, तो वहां पे हमें स्टेक होल्डर लिखने पड़ते हैं। तो स्टेक होल्डर कौन कौन है, राकेश, old couple, surgeon, hospital staff and government administration. These are the stakeholder in this case study. Next, first task for the राकेश। पहला टास्क क्या होगा राकेश को इस केस में, सबसे पहले उस कपल को एश्योरेंस देनी है, ठीक है, और उस सर्जन से बात करनी है। एश्योरेंस किस चीज की, कि भाई ठीक है आप इस स्कीम के अंदर नहीं आते, बट आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जो गवर्नमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो आपके साथ खड़ी है, वो कहीं ना कहीं आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढेगी। तो आपको एक कंपैशनेट वे में इस चीज को देखना है। इफ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले बताया कि केस जो हमारा सिलेबस है वहां पे स्पेसिफिक लिखा है एम्पैथी एंड कंपैशन फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, ये हमारे सिलेबस में पार्ट है। अब ये उसी के ऊपर है स्पेसिफिकली अगर देखा जाए। अब क्योंकि वो इस बेनिफिशियरी स्कीम में नहीं आता है, ठीक है, तो राकेश को कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा, सर्जन से बात करेगा जो इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी करने के लिए तैयार है। अगर आप देखोगे इसमें सिर्फ जो मेजर इशू है वो एक ही है कि भाई उनके पास 1 लाख रुपया नहीं है, तो कहीं से अगर वो 1 लाख रुपया रेज हो जाए तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। अब 1 लाख रुपया कैसे होगा हमें वो सोचना है। सबसे पहले क्यों ना ऐसी चीज चेक की जाए भाई कोई और स्कीम तो नहीं है जिसमें ये जिसका यूटिलाइज करके इनको हम पैसे दिलवा सके या फिर इसका ट्रीटमेंट हो सके। पहली चीज ये मैं आपको अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूं जहां से हम 1 लाख रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, क्राउड फंडिंग, जो कि ऑनलाइन भी हो सकती है और ऑफलाइन भी हो सकती है, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे पैसे चाहिए, हम एक ओल्ड कपल के लिए पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, तो जो लोग भी दान करना चाहते हैं दे, और इसमें राकेश को भी कुछ ना कुछ पैसे दान करने चाहिए, ठीक है, एज अ रोल मॉडल। थर्ड,
वो एक एनजीओ से भी हेल्प ले सकते हैं। कोई एनजीओ अगर हेल्थ उसमें काम कर रहा है तो उसकी हेल्प ली जा सकती है। फोर्थ, सीकिंग चैरिटी फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जैसे कोई बड़ा उद्योगपति है जिसके पास मतलब अच्छा खासा है, तो उसके पास जाके हम ये कह सकते हैं भाई ऐसे ऐसे कपल है, ओल्ड कपल है जिनको पैसों की जरूरत है और इलाज के लिए पैसे चाहिए। लास्ट, अप्रोचिंग लोकल एमएलए एंड एमपी। अब आप कहोगे सर एमएलए और एमपी क्यों देंगे? पहली चीज तो इसलिए देंगे क्योंकि एमएलए और एमपी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं उन्हीं का नाम अच्छा होगा, अखबार में आएगा भी ऐसे ऐसे एक ओल्ड कपल को उन्होंने हेल्प किया है। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं जिससे पैसा फंड या आप कह सकते हो 1 लाख रुपए इकट्ठा किया जा सकता है और वो हो जाएगा इसलिए। मान लीजिए अब 1 लाख नहीं 1 करोड़ होता तो क्या करते? ये तो क्वेश्चन 1 लाख पे है। सेम ही तरीके से हम अलग अलग तरीके से जरिए से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करते। तो यहाँ पे हमारा 1 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। ठीक है, अब हम सर्जन से कॉन्टेक्ट करेंगे, भाई ये 1 लाख रुपया आप पकड़िए और इस जो ओल्ड मैन है उसकी सर्जरी कर दीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ उस सर्जन को आप थैंक यू भी बोलोगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो भी तो अच्छा काम कर रहा है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसको भी अप्रिशिएट करोगे। एस्पिरेंट्स को ये बड़ा डाउट रहता है भाई केस स्टडी में कंक्लूजन लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए? डेफिनेटली लिखना चाहिए। अब पहली चीज क्या होती है, यहाँ पे आप अपना एक्शन जस्टिफाई कर सकते हो, फिलोसोफर का नाम यूज कर सकते हो, डीपीएसपी यूज कर सकते हो। दूसरी चीज, जैसे ये एक सोशल इशू बेस्ड केस स्टडी है, ठीक है, यहाँ पे हमने एक इशू सोल्व किया है, इन फ्यूचर ऐसा इशू रिपीट ना हो उसके लिए हम कहीं ना कहीं सजेशन दे सकते हैं, वे फॉरवर्ड दे सकते हैं। अब ये केस स्टडी थी, यहाँ पे गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई किसके लिए? रिजर्व कैटेगरी के लिए। लेकिन हमने देखा कि भाई कोई अपर कास्ट से कोई गरीब भी तो हो सकता है, वो भी तो सेम इशू फेस कर सकता है। तो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे हम? कंक्लूजन में ये लिखेंगे भाई ये जो ड्रॉबैक देखा है ना, इन फ्यूचर ऐसा ना हो, तो हम इस क्या कहते हैं जो स्कीम है इसको अपडेट करेंगे। अपडेट ये करेंगे भाई ये सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं होगा, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, अब जस्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं, अब दो तरीके हैं। एक तो डीपीएसपी, डीपीएसपी हम सभी को पता है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स द सिटीजन। उसमें आर्टिकल 41 क्या बोलता है? द स्टेट शैल स्ट्राइव टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल राकेश की ड्यूटी बनती है इस कपल को कहीं ना कहीं हेल्प करने की। दूसरी चीज, अगर मैं इसमें फिलोसोफर को यूज करना चाहूँ तो कैसे यूज कर सकता हूँ? सोशल जस्टिस के लिए कहीं भी किसी फिलोसोफर को यूज करना हो, हमेशा याद रखना जॉन रोल्स सबसे अच्छा है, इसी को यूज करना। अब इसकी एक बड़ी फेमस लाइन है, वो मैं आपको बताता हूँ और ये याद भी कर लेना, ये आपको कंक्लूजन में लिखने में काम आएगी। ठीक है, जीएस पेपर 2 में, जीएस पेपर 1 में, हर जगह। तो क्या है वो लाइन? द नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन इज नीदर जस्ट नोर अनजस्ट, nor is it unjust that a person are born into a society at some particular position. They are simply natural facts. What is just and unjust is the way that institution deal with these facts. चलिए इस जॉन रोल की इस लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जॉन रोल सिंपल सी बात कर रहा है, नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन इज नीदर जस्ट नोर अनजस्ट। ठीक है, कहने का ये मतलब है कोई इंसान में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकता है, सुंदर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको भगवान ने बनाया, तो इस चीज़ को हम ना ही जस्ट कहेंगे ना ही अनजस्ट कहेंगे। ठीक है, सोसाइटी में वो किस पोजीशन में पैदा हुआ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई बहुत रिच फैमिली में हो, बहुत गरीब फैमिली में हो, मिडिल क्लास फैमिली में हो, ये भी जस्ट और अनजस्ट नहीं है। दीज आर सिंपली नेचुरल फैक्ट्स। जस्ट और अनजस्ट क्या चीज़ है भाई? इन्हीं फैक्ट को कैसे गवर्नमेंट डील करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपल सी बात कहूँ, एक गरीब इंसान है वो एफआईआर लिखवाने गया, उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। दूसरी तरफ एक रिच पर्सन है, उसको सिर्फ कॉल करने की जरूरत है पुलिस स्टेशन में और झट से उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है। तो ये कहाँ हुआ? ये अनजस्ट हुआ। यही चीज कह रहा है। तो जो नूल ये कह रहा है भाई चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, चाहे मिडिल क्लास है, तीनों को अच्छे से सेम लेवल पे ट्रीट करना चाहिए गवर्नमेंट को। ये है इस लाइन का मतलब। ठीक है, तो इसी को हम यूज करेंगे कहाँ? जस्टिफिकेशन में। आई होप आपको एक केस स्टडी क्लियर होगी। इन केस कोई डाउट है, कोई सजेशन हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और साथ ही साथ आर एस एथिक्स सेम ही नाम से मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हो, और वहीं पे मैं ये सारे के सारे सॉल्यूशन भी अपडेट करता रहता हूँ। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, फिर मिलेंगे।